नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। खबरदार में हम कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें आपको 3 श्रेणियों में दिखाते हैं। पहले तो वो खबर जो आपके लिए अच्छी खबर है, दूसरी वो खबर जो थोड़ी चिंताजनक है, और तीसरी वो खबर जो सीधे सीधे आपके सरोकार की खबर है। और आपको सही तरीके से हम बताएं तो आज अच्छी खबरें और आपके सरोकार की खबरें जरा ज्यादा हैं। सबसे पहली जो खबर है वो एक तारीख से के संदर्भ में आप देखिए और समझिए कि 16 मई की तारीख को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। क्यों कहा जा रहा है कि 16 मई तक भारत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या 16 मई तक भारत कोरोना के संक्रमण के ग्राफ को नियंत्रित कर लेगा? यह बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम आपको आंकड़ों की मदद से देंगे। सरकार का ऐसा आकलन है कि अभी जो स्थिति चल रही है, अगर सब कुछ उसी रफ्तार से चलता रहा तो भारत कोरोना पर 16 मई तक काबू पा लेगा। इसके अलावा एक खबर ऐसी है जो अमेरिका से आई है और जिसकी अगर पूरी तरह पुष्टि हो जाए तो यह क्रांतिकारी साबित हो सकती है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अपनी स्टडी में यह दावा किया है कि कड़ी धूप और गर्म वातावरण में कोरोना वायरस मिनटों में मर जाता है। इस स्टडी पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बयान दे दिया है और अमेरिका को इस बात की उम्मीद है कि गर्मी बढ़ने से कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा। हालांकि बहुत से वैज्ञानिकों की राय ट्रंप से और इस स्टडी से मेल नहीं खाती। ये आप सबके लिए काम की खबर है। गर्मी का कोरोना वायरस पर क्या असर पड़ता है, हम इसका गहरा विश्लेषण करेंगे अगले कुछ ही मिनटों में। एक और पॉजिटिव खबर यह है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सकता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के खिलाफ प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के बेहतर नतीजों का दावा किया है। अभी इस पर और परीक्षण चल रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के खिलाफ रामबाण साबित हो सकती है। इससे दिल्ली में कई मरीज ठीक हुए हैं। इस थेरेपी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वैसे दुनिया में प्लाज्मा थेरेपी सहित अलग अलग तरीकों से कोरोना से मुकाबले की कोशिश हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में चल रही है दुआ थेरेपी। पाकिस्तान में तबलीगी जमात के मौलाना लाइव टीवी पर दुआ पढ़ते पढ़ते रोने लगे, और वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में। आज अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक चिंताजनक बात कही है। उनका दावा है कि अहमदाबाद में हर तीसरे दिन केस डबल हो रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो 15 मई तक अहमदाबाद में 50,000, 31 मई तक 8 लाख केस हो जाएंगे। ये बहुत चिंता की बात है। हमारी टीम ने अहमदाबाद में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वो भी दिखाएंगे। भारत में कोरोना के मामले 23,000 के पार जा चुके हैं। ये चिंताजनक है, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन चिंताओं के बीच 2 पॉजिटिव खबरें दी। उन्होंने कहा कि देश अभी कोरोना के 3rd स्टेज में नहीं है और 5 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव केस सिर्फ 3 से 4% हैं। और एक अच्छी खबर यह है कि भारत ने फैसला किया है कि घटिया क्वालिटी की जो टेस्ट किट्स हैं, जिन जिन देशों ने दी हैं, सबको वापस भेजी जाएंगी जहां से इन्हें मंगवाया गया था, और भारत घटिया किट देने वाले देशों को इसकी एवज में कोई रकम भी नहीं देगा। लेकिन अब आपके सरोकार की वो बड़ी खबर कि क्या सचमुच गर्मी और भीषण गर्मी में कोरोना का जो ये वायरस है वो मर जाएगा। क्योंकि अमेरिका से निकलकर खबर आ रही है भारत में मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि दिन के समय वाकई तेज धूप हो जाती है। तो अमेरिका की स्टडी को जरा ध्यान से सुनिए। अमेरिका की स्टडी में यह दावा किया जा रहा है कि कोई भी अगर 2 मिनट तक तेज कड़े धूप में ये कीटाणु रहे, ये वायरस रहे कोरोना का, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए इस पूरी रिसर्च के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या क्या कहा वो भी दिखाएंगे। लेकिन अमेरिका में ये जो क्रांतिकारी स्टडी हुई है उसके बारे में पूरा बताते हैं आपको। अमेरिका में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रेजेंटेशन के दौरान वैज्ञानिकों ने बताया था ये कि कोरोना वायरस सूर्य की रोशनी में 2 मिनट में मर जाता है। इस स्टडी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना वायरस को लेकर एक अजीबोगरीब सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी तरह हमें ऐसी ही पावरफुल रोशनी को मरीजों के शरीर के भीतर पहुंचाना चाहिए ताकि वायरस शरीर के अंदर मर जाए। अब इस बात पर ट्रंप का मजाक तो उड़ना था तो उड़ा। दुनिया भर में कोरोना वायरस पर गर्मी और धूप के असर को लेकर बहस भी साथ ही शुरू हो गई। कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले दावा किया गया था कि इस मौसम के बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके बाद से इस विषय पर बहस चल रही है। ट्रंप ने जिस रिसर्च के हवाले से यह बात कही है उसका आधार यह है कि
जो ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने जिस रिसर्च का हवाला दिया वो DHS यानी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस अलग अलग तापमान, जलवायु और सतह पर किस तरह की प्रतिक्रिया करता है। इस दिशा में रिसर्च की एक वजह यह भी थी कि यूरोपीय देशों के मुकाबले कोरोना वायरस का एशियाई देशों में कम प्रभाव देखने को मिल रहा है। DHS की रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस धूप और नमी वाले वातावरण के संपर्क में आने पर बहुत तेज गति से मर जाता है। यह वायरस धूप में 2 मिनट के अंदर मर जाता है, ब्लीच में 5 मिनट में मर जाता है, अल्कोहल में 30 सेकंड में मर जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सूर्य की रोशनी में वायरस सतह और हवा दोनों में मरते हुए दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में यह सामने आया कि यह खतरनाक वायरस ठंडे और सूखे वातावरण में बेहतर रूप से जीवित रहता है, वहीं गर्म और ज्यादा नमी वाले वातावरण में यह वायरस ठीक तरह से पनप नहीं पाता है। DHS के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टोरेट के वैज्ञानिक विलियम ब्रायन ने अपनी ब्रीफिंग में इन बातों को एकदम पुष्ट करने के बजाय उभरते हुए तथ्य कहकर संबोधित किया था। उन्होंने ऐसा शायद इसलिए किया क्योंकि अभी इस विषय पर लगातार रिसर्च चल रहा है, लेकिन ट्रंप इसे लेकर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जिनसे मौके पर मौजूद जो वैज्ञानिक थे वो शर्मिंदा होने लगे। जैसे ही वैज्ञानिकों ने सूर्य की रोशनी से कोरोना वायरस के मरने की जानकारी दी, उस पर ट्रंप ने कहा, तुम इस पावरफुल रोशनी को त्वचा या किसी दूसरे तरीके से शरीर के अंदर ले जाओगे और इसका टेस्ट करोगे। इस अजीबोगरीब सलाह के बाद वहां मौजूद 2 वैज्ञानिक झेप गए, उन्होंने चुप्पी साध ली। वैज्ञानिक ब्रायन और टास्क फोर्स की कोऑर्डिनेटर डेबोरा ब्रिक्स की शर्मिंदगी पूरी दुनिया ने देखी। आपको ये पूरी बातचीत सुननी चाहिए। Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute, that's pretty powerful. इस स्टडी को दरअसल ट्रंप के विश्लेषण को एक तरफ रखने के बाद देखना होगा और तब दुनिया भर के वैज्ञानिकों की राय इस पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये पहली रिसर्च नहीं है, पहली स्टडी नहीं है जिसने गर्म वातावरण का इस तरह का असर की बात की है। इससे पहले जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी तरफ से एक रिसर्च किया गया था, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है ये, और यहाँ पर जब रिसर्च किया गया था तो उसमें भी यही पाया गया था कि गर्म मौसम, नमी जैसे वातावरण, इन सब में कोरोना वायरस जीवित नहीं रह सकता है। और उसने आधार के तौर पर अलग अलग देशों के गर्म और ठंडे राज्यों सबकी स्टडी की थी और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। देखिए ये रिपोर्ट। क्या कोरोना वायरस पर मौसम और तापमान का असर होता है? अमेरिका के MIT के वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी की थी और ये निष्कर्ष निकाला था कि मौसम जितना ज्यादा गर्म होगा और हवा में जितनी ज्यादा नमी होगी, संक्रमण उतना ही कम फैलेगा। इस स्टडी के लिए दुनिया के तमाम देशों का डेटा इकट्ठा किया गया और डेटा के विश्लेषण से पता चला कि कोरोना वायरस संक्रमण के ज्यादातर मामले उन देशों में आए जहां तापमान 3 से 17 डिग्री सेल्सियस था और नमी 4 से 9 ग्राम प्रति मीटर क्यूब थी। स्पेन, इटली और ब्रिटेन जैसे देश इसी श्रेणी में आते हैं। MIT के वैज्ञानिकों के मुताबिक 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान और 9 ग्राम प्रति मीटर क्यूब से ज्यादा नमी वाले देशों में संक्रमण के मामले 6% कम हैं और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में कोरोना संक्रमण की दर कम है। अमेरिका में गर्म और ठंडे राज्यों में संक्रमण का स्तर अलग अलग है। कई एशियाई देशों में संक्रमण फैलने की दर बाकी देशों जितनी तेज नहीं है, क्योंकि यहाँ के वातावरण में नमी 10 ग्राम प्रति मीटर क्यूब से ज्यादा होती है। वैज्ञानिकों ने ये बात भी जोड़ी थी कि भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अफ्रीका के देशों में कम संख्या में कोरोना के टेस्ट हुए हैं, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन सिंगापुर, UAE और सऊदी अरब में अमेरिका, इटली की तुलना में ज्यादा टेस्ट किए गए। इसके बावजूद वहां संक्रमण के उतने मामले सामने नहीं आए। ऐसे में मौसम, तापमान और नमी भी एक फैक्टर हो सकता है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि नमी संक्रमण को फैलने से कैसे रोकती है?
तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो बहुत बारीक कण हवा में फैल जाते हैं और इन्हीं के जरिए संक्रमण फैलता है। अब अगर हवा में नमी कम होगी तो वो हल्की होगी और वायरस या बैक्टीरिया दूर तक जा पाएंगे, लेकिन अगर हवा में नमी ज्यादा होगी तो वो भारी हो जाएगी और वायरस ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। आज तक ब्यूरो। अब देखिए, अब गर्मी की बात चली है तो आपको ये भी बता दूं कि बाहर खड़े होते हुए जिस तरह की नमी, जिस तरह की पसीने से और गर्मी से आप परेशान होते हैं, तो अगर सचमुच में ये सारी रिसर्च सही हो तो भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन भारत में ICMR, जो कि साइंटिफिक रिसर्च को लेकर जुड़ी सर्वोच्च संस्था है यहाँ पर, वो किस तरह की बातें वहां के वैज्ञानिक कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये सोचना कि तापमान और मौसम के कारण क्या होगा कोरोना का। ये बीमारी हमको 31 दिसंबर के बाद में चाइना ने अपने को बताया है कि ये बीमारी नई बीमारी आ चुकी है। आप सीजन्स देखें तो अभी समर सीजन उसने अभी तो बराबर देखा ही नहीं है। तो हमने वेदर की वजह से क्या इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर मैंने अगर बताना शुरू कर दिया तो मेरे पास एविडेंस कुछ भी नहीं है। मैं मेरे मन में जो विचार आता है वो मैं बोलूँगा। लेकिन जब हम सारे लोगों से जब बोलना चाहते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, और मेरे पास अगर सबूत न हो तो उस पर मैंने भाष्य करना गलत है। हम उसको देख सकते हैं ये समर सीजन में क्या होगा। सबको ऐसे लगता है समर में वो जल्दी सूख जाएगा, अगर ड्रॉपलेट्स कहीं गिरे तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये सही है तो हमको दिखना चाहिए। अगर दिखा तो हम बोलेंगे, अगर नहीं दिखा तो नहीं है। असल में कोरोना परिवार के जितने भी वायरस रहे हैं, सार्स, मर्स, इन सब को के पुराने व्यवहार को देखते हुए आज कोविड-19 को लेकर इस तरह की चीजें कही जा रही हैं और रिसर्च तो लगातार पूरी दुनिया में जारी है। लेकिन अब हम उस तारीख की बात करने जा रहे हैं जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, या फिर हम इस तरीके से कहें कि क्या 16 मई की तारीख भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि 16 मई तक भारत में कोरोना वायरस का जो कोहराम है वो नियंत्रण में आ सकता है। हम आपको एक ग्राफ दिखा रहे हैं जो ये बताता है कि अगर अभी भारत में जो स्थिति चल रही है सब कुछ उसी रफ्तार से चलता रहा तो भारत कोरोना पर 16 मई तक काबू पा लेगा। ये ग्राफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों पर आधारित है। 16 मई तक भारत में नए केस आने की रफ्तार एकदम कम हो सकती है। सरकार के अनुसार लॉकडाउन से भारत का कोरोना वाला कर्व फ्लैट हो रहा है, यानी संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना के केस दोगुना होने की रफ्तार भी लॉकडाउन से कम हुआ है और मई का आधा महीना बीतने के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन इसके लिए लॉकडाउन का पालन पूरे अनुशासन से करना होगा। लॉकडाउन का असर जो दिखना शुरू हुआ 4-5 अप्रैल से दिखना शुरू हुआ, वहां मैंने लाइन दिखाई है, क्योंकि उससे पहले वो असर दिखने से पहले हमें वक्त लगता है कि ट्रांसमिशन पे इफेक्ट होने के 10, 12, 14 दिन लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद स्लोइंग हुई है और अगर आप देखें कि मैथमेटिकल मॉडल दिखाता है कि ये ऐसे फ्लैट होना शुरू हो रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारी सेकेंड फेज है लॉकडाउन की, उसमें हम मिडिल स्टेज में हैं और क्योंकि असर अगले 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चलेगा तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखेगा। तो ये बताता है, दर्शाता है कि हमारे देश ने किस तरह से इस आउटब्रेक को रिसेंट टाइम्स में, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉकडाउन, हाउ इट हैज बीन हैंडल्ड। ये जो वायरस होता है ना, वो जिंदा भी नहीं होता है, जीवित नहीं होता है, वो एक निर्जीव प्रोटीन है, उस तरह से समझिए। लेकिन उसके कितने पहलुओं पर कितनी शोध इस समय करनी पड़ रही है। गर्मी से जुड़ी हुई बात हमने आपको दिखाई, 16 मई किस तरीके से जुड़ रहा है कोरोना के काल में। और इसके अलावा जो लोग पीड़ित हो रहे हैं, जो लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, उनके इलाज को लेकर भी बहुत शोध चल रहे हैं। तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी में एक है प्लाज्मा थेरेपी, यानी कोई जो मरीज ठीक हो जाता है उससे प्लाज्मा लिया जाता है और उससे किसी पीड़ित संक्रमित व्यक्ति को इलाज उसका किया जाता है। अब अच्छी खबर यह आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली में
ये उपचार जो है वो काफी कारगर है। आईसीयू के कुछ मरीज थे जिन पर प्लाज्मा थेरेपी को आजमाया गया और वो ठीक होने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये स्मृति ठक्कर है जो कोरोना के इलाज के बाद अहमदाबाद की पहली प्लाज्मा डोनर बनी है। आईसीएमआर से मंजूरी मिलने के बाद देश के कई राज्यों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों के खून से प्लाज्मा लेकर गंभीर कोरोना मरीजों के इलाज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है और ऐसे ही कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स से सकारात्मक संकेत का ऐलान करने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को सामने आए। दावा किया गया कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती 4 कोरोना मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना के इलाज पर उम्मीद की लौ जलाई है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। 4 जो मरीज थे उसमें से 2 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था, तो आज 3 दिन हो गए उन्हें प्लाज्मा दिए हुए। वो दोनों आईसीयू में थे और मुझे एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर जो हैं उन्होंने बताया है कि शायद आज उनको आईसीयू से निकाल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। संक्रामक रोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर तकनीक रही है, इसीलिए कोरोना के आक्रमण के समय में इसे दुनिया भर में आजमाया जा रहा है। चीन में प्लाज्मा से कोरोना के मरीजों को ठीक करने के कुछ अच्छे नतीजे सामने आए हैं, इसीलिए भारत भी प्लाज्मा थेरेपी के नतीजों को परखना चाहता है। कोई मरीज किसी रोगाणु के हमले का शिकार होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं जो रोगाणु के हमले का मुकाबला करती हैं। खून में मौजूद लिक्विड वाला हिस्सा प्लाज्मा होता है और वही एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। कोई मजबूत प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति ने अगर संक्रामक बीमारी को हराया है तो उसके प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज अन्य मरीजों को ठीक करने में मदद कर सकती है। प्लाज्मा थेरेपी के विशेषज्ञों के मुताबिक एक प्लाज्मा डोनर से 2 मरीजों का इलाज हो सकता है। प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है। कोई कमजोरी नहीं, वीकनेस नहीं, और आप चाहें मतलब अगर हिम्मत है तो 10 दिन में फिर दे सकते हैं। ब्लड तो 3 महीने तक नहीं दे सकते। दूसरी एक बात है कि अगर आप ब्लड देते हैं तो आपकी बोन मैरो स्टिमुलेट होती है, नया ब्लड बनता है, यू फील यंगर। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने से पहले प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल जैसे कई प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन अभी कोई प्रयास दावे के साथ सफल नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के सकारात्मक संकेत इसलिए भी उत्साह बढ़ा रहे हैं क्योंकि 2002 में सार्स बीमारी के इलाज में प्लाज्मा से मदद मिली थी। 2009 में H1N1 इन्फेक्शन रोकने के लिए उससे ठीक हुए मरीजों के प्लाज्मा का इस्तेमाल किया गया था। तो 2014 में WHO ने भी इबोला वायरस को रोकने में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। 2015 में मर्स बीमारी में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे मिले थे। जो ये प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया है बहुत से कंट्रीज में, एंड दे फाउंड दैट दिस थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव। वो जो आदमी जो कोविड पेशेंट होता है अपना देता है, मतलब जब वो अपने रिकवर हो जाता है, दान करता है, प्लाज्मा का दान करता है, उसको पेशेंट को जब दिया जाता है, इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज वेरी इफेक्टिव इन सच पेशेंट्स टू प्रिवेंट देम टू गेट वर्स एंड रिकवर क्विकली। अहमदाबाद में स्मृति ठक्कर के साथ कम से कम 6 लोगों को चुना गया है जो प्लाज्मा डोनर बने हैं या बनने वाले हैं। इनमें से 3 मरीज कोरोना से ठीक होने के बाद प्लाज्मा देने के लिए जरूरी 14 दिन का वक्त बिता चुके हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि जो भी पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से और जो स्वस्थ है वो प्लीज आगे जाके अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, क्योंकि आपके प्लाज्मा से हर एक वो क्रिटिकल पेशेंट है उनकी जान बच सकती है और आपके डोनेशन से आपके बॉडी को कोई भी प्रकार का रिस्क या नुकसान नहीं है। फिलहाल भारत में दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक ये वो राज्य हैं जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है या करने वाले हैं। कोरोना की लड़ाई गंभीर है और पूरी दुनिया एक रामबाण की तलाश में है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज में अभी और प्रयोग के नतीजे आने बाकी हैं। दिल्ली से चिराग गोठी, संजय शर्मा, भोपाल से रवीश और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हम बात भारत की ही करते हैं।
और भारत में अब गुजरात की खबर आपको दिखाते हैं, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से एक आधिकारिक आंकड़ा सामने रखा गया है बेबसी का और संक्रमण का, वो वाकई परेशान करने वाला है। अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के सबसे बड़े अफसर विजय नेहरा के अनुसार मौजूदा रफ्तार से 31 मई तक अहमदाबाद में कोरोना के 8 लाख केस हो सकते हैं। इसीलिए हॉटस्पॉट्स में कोरोना की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो 5 इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीमें आज बनाई हैं, उनमें से एक अहमदाबाद और एक सूरत का दौरा करेंगी। गुजरात में आज कोरोना के मामले बढ़कर 2624 हो गए, जो महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पर हैं। गुजरात में कोरोना से 112 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए अहमदाबाद के बड़े अफसर की बात और गंभीर हो जाती है। आप भी जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अपना अमदावाद शहर में 17મી એપ્રિલના રોજ ટોટલ 600 કેસ હતા અને 20મી એપ્રિલ 3 દિવસમાં એ ડબલ થઈને 1200 થી વધુ થઈ ગયા। એટલે 17 થી 20 એપ્રિલની વચ્ચે આપણું કેસ ડબલિંગ રેટ 3 દિવસનું હતું, એટલે દર ત્રીજા દિવસે કેસો ડબલ થતા હતા। પછી આપણે જે મહેનત કરી રહ્યા છે તો કેસ ડબલિંગ રેટ 4 દિવસનો થયો છે। હવે હાલ અમદાવાદમાં 4 દિવસની આજુબાજુનું કેસ ડબલિંગ રેટ છે। જો 4 દિવસ દર ચોથા દિવસે કેસ ડબલ થાય તો અમે જે આકલન કર્યું છે, અને આ આકલન ભારત સરકાર દ્વારા, રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યું છે, 15 મે સુધીમાં લગભગ 50,000 કેસ અમદાવાદ શહેરમાં થાય અને 31 મે સુધીમાં 8 લાખ જેટલા કેસો થાય। જો કેસ ડબલિંગ રેટ 4 દિવસનું રહે તો 4 દિવસમાં જે બમણા થાય છે એની સામે એટલીસ્ટ 7 કે 8 દિવસ સુધી આપણે લઈ જઈશું। એટલે ચોથા દિવસે બમણા થવાની જગ્યાએ દર 8મા દિવસે કેસ ડબલ થાય। સાઉથ કોરિયા જેવા અમુક દેશો છે એ જ ફક્ત 8, 9 કે 10 દિવસનું ડબલિંગ રેટ અચીવ કરી શક્યા છે। એટલે જો આપણે કેસ ડબલિંગ રેટ 8 દિવસનું હાંસલ કરી શકીએ તો 15મી મે સુધીમાં જે 50,000 કેસો થવાના હોય એની સામે ફક્ત 10,000 કેસો જ થાય। दूसरे प्रदेशों की तुलना में अगर हम गुजरात को देखते हैं तो वहां पर केसेस डबल होने की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, बाकी प्रदेशों में कम हो रही है। इस समय गुजरात के लिए चिंता बहुत ज्यादा है। लेकिन एक तरफ है वो बढ़ते आंकड़े, दूसरी तरफ है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उससे निकलेंगे कैसे, उसके लिए भी एक प्लानिंग चाहिए, एक योजना चाहिए, एक एग्जिट प्लान लॉकडाउन का कैसा हो, इसकी तैयारियां गुजरात में भी हो रही हैं। दरअसल इतना तो तय है कि जब एक बार लॉकडाउन खत्म भी होगा तो दुनिया तो बदल चुकी होगी। अब सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरीके से समाहित करके आगे चलना होगा, देखिए गोपी घांगर की ये रिपोर्ट। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, फ्लाइट रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन लॉकडाउन की मियाद जो है वो 3 मई तक रखी गई है केंद्र सरकार के जरिए। वैसे में अगर 3 मई के बाद एयरपोर्ट शुरू होते हैं तो किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम रहेंगे, क्योंकि कोरोना है, छूने से फैलने वाली ये बीमारी है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर और यहाँ पे खास इंतजाम किए गए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के जरिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सीटिंग अरेंजमेंट रखा गया है उसमें बीच वाली सीट जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, वहां पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है ताकि उस पे कोई भी बैठे नहीं। तो वही जब वो अपना लगेज लेकर आएंगे तो लगेज के लिए भी जो स्कैनिंग मशीन है उसके लिए खास एक सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे सिंबल बनाया गया है। यहाँ से लेके स्कैनिंग मशीन तक एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंस रहेगा, इस तरीके से इसका ख्याल रखा गया है। जो भी पैसेंजर आएगा जब वो यहाँ पे अपनी स्कैनिंग मशीन में अपना लगेज रखेंगे तो जब पीछे की साइड पे आएंगे तो उसको लेने और रखने के लिए एक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। इस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अगर बात की जाए बोर्डिंग पास की तो बोर्डिंग पास के लिए भी खास ये व्यवस्था की गई है सोशल डिस्टेंस की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे येलो कलर की ये लाइन लगाई गई है। आप देख सकते हैं जो बोर्डिंग काउंटर है वहाँ पे, और यहाँ पे लिखा गया है मेंटेन 1 मीटर डिस्टेंस। कुछ इस तरीके का यहाँ पे मेंटेन 1 मीटर डिस्टेंस का ये सिंबल लगा के इस तरीके से एक पूरी लाइन बनाई गई है ताकि जो पैसेंजर यहाँ पे आएंगे वो बोर्डिंग पास लेते वक्त कहीं पे भी सोशल डिस्टेंस जो है उसका पालन करेंगे और उसके बाद वो सीधा अंदर की ओर जाएंगे। जब लॉकडाउन खुलेगा
तब क्या हाल होगा रेलवेज का। उसी की तैयारी रेलवे कर रहा है। जिस सर्कल में हम मौजूद है, ये सर्कल अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं। ये एक सर्कल है, इसे पूरा लाइन से इस तरीके से बनाया गया है। हर एक पैसेंजर को सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए इस तरीके से ये सर्कल बनाए गए हैं। पैसेंजर को अलग अलग खड़े रहना पड़ेगा अपने सामान के साथ। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, इसका आखिरी जो पॉइंट है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आएंगे तो सामने एक मास सैनिटाइज टनल रखा हुआ है और इस टनल से होते हुए प्लेटफॉर्म पे जाया जाएगा। तो वही जब प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जो सीटिंग चेयर्स है उसमें सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। जो 2 लोग हैं वही 2 लोग बैठेंगे और बीच की जो सीट है 2 सीट उसे पूरी तरीके से खाली रखी जाएगी। प्लेटफॉर्म पर भी सर्कल बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सर्कल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। हर किसी को इस सर्कल में बैठना होगा, सर्कल में खड़े रहना होगा और जब भी ट्रेन आती है तब बारी बारी लाइन से ट्रेन के अंदर जाना रहेगा। इस तरीके से कुछ खास इंतजाम रेलवेज की ओर से किए गए हैं ताकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा, ट्रेन शुरू होगी, उस वक्त ये पूरी एक सिस्टम चलेगी और सिस्टम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखते हुए लोग ट्रेन में सुरक्षित सफर कर पाएंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। वैसे लॉकडाउन जिन चरणों में खुलेगा उसमें लगता है कि यात्रा कम से कम एक राज्य से दूसरे राज्य या भारत से किसी दूसरे देश में, ये तो सबसे अंतिम चरण में ही इसे रखा जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जब लोग विदाउट टिकट भी ट्रैवल करते हैं, वहां पर किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा कि सीटों को छोड़ छोड़ कर लोग बैठते हैं, ये एक बहुत कठिन चीज है। लेकिन भारत ने दिखाया है कि किस तरीके से कठिन चुनौती से उसने पार पाया है। एक तरफ तो कुछ आदेश होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं जिनका पालन किया जाता है और दूसरी तरफ वो आम लोग होते हैं जो मुसीबत को देखकर सामने आते हैं, कोई नया आविष्कार करते हैं। यूं तो पूरी दुनिया में इस तरह के आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन भारत में जो कोरोना इनोवेशंस हो रहे हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, हटकर हैं। क्योंकि सामान कम है तो उसे दोबारा कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। तो पुणे में एक इनोवेशन हुआ है कि किस तरीके से आप एक मास्क को होममेड नहीं बल्कि जो सर्जिकल मास्क हैं उन्हें कैसे आप रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया गया है जहां पर 4-4 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दिया जा सकता है। ऐसे ही बड़े दिलचस्प इनोवेशंस हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पुणे का जो एनसीएल इनोवेशन पार्क है वहां पर एक युवाओं की टीम है जो वेंचर सेंटर पे काम करती है और यहाँ पर ये पिछले 2 साल से काम कर रही थी। अब जाके इन लोगों ने कुछ ऐसा यूवी डिसइंफेक्टेंट बनाया है जो दावा किया जा रहा है कि N95 मास्क उससे रीयूज में आ सकता है, पीपीई किट भी रीयूज में आ सकती है। अभी N95 का शॉर्टेज आया और N95 का जैसे डिमांड बढ़ रहा है तो एज पर CDC और WHO ने एक आर्टिकल निकाला, उधर N95 हम रीयूज कर सकते हैं आफ्टर डिकंटामिनेशन। उस दौरान हम एक्चुअली सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग पे काम करते हैं और उधर यूवी बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं। तो डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट आने के बाद वी ट्राइड आउट कि यूवी बेस्ड सिस्टम कैसे N95 मास्क को डिकंटामिनेट करने के लिए यूज हो सकती है। हमने ये यूवी सैन मशीन डेवलप की है, वो UVJI 254 नैनोमीटर्स के प्रिंसिपल पे चलती है एंड दिस इज ऑलरेडी प्रूवन फॉर किलिंग, मतलब किल वायरसेस, बैक्टीरिया, स्पोर्स किल करने के लिए प्रूवन है। कोरोना की महामारी के बीच जिस तरीके से गुजरात में कोरोना के केसेस जो कि पॉजिटिव केसेस है वो बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में आयुष किडनी अस्पताल ने एक मल्टीप्लेक्सर बनाया है जो कि वेंटिलेटर के साथ कनेक्टेड रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके की एक पूरी सिस्टम बनाई गई है जो यहाँ पे लगे हुए इस वेंटिलेटर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये एक वेंटिलेटर है जिसके जरिए यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर में जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर का ये एक नया सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया है। किडनी अस्पताल में ही इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। इस तरीके से है एक ही वेंटिलेटर में से 4 लोगों को ट्रीटमेंट दी जा सकती है। मैम ये बताइए ये पूरा किस तरीके से काम करता है? बेसिकली जो वेंटिलेटर है वो 2000 ml टाइडल वॉल्यूम डिलीवर करता है एंड फ्रॉम दिस मल्टीप्लेक्सर इट इज डिवाइडेड इनटू 4, सो ईच पेशेंट विल गेट 500 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम।
which is adequate for the normal adult patient. जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं जैसे लेवल 3 इज रिक्वायर्ड फॉर द आईसीयू, दैट इज पीपीई किट एंड ऑल दैट शील्ड. उसके अलावा यहाँ हमारे पास जो 4 पेशेंट्स होंगे वो हमें कंफर्म होने चाहिए कि दे आर ऑल ऑफ द सेम कैटेगरी, लाइक ऑल आर पॉजिटिव, COVID positive. So basically this has been devised to prevent the manual ventilation, which is very difficult to ventilate for the long time. कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा मांग हो रही है कि रैपिड टेस्टिंग किट या सर्विलांस किट की मौजूदगी हो, और ऐसे में गुड़गांव में SD बायोसेंसर की कंपनी के मैं उस यूनिट में हूं जहां पर बड़ी तादाद में रैपिड टेस्टिंग किट बनाए जा रहे हैं. ज्यादातर ये सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होंगे और ये वो मैन्युफैक्चरिंग लैब है इस पूरी यूनिट में जहां हम पहुंचे हैं. तो ये तमाम सारे वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में रैपिड टेस्ट मौजूद हों. आपकी ये किट रैपिड टेस्टिंग किट से कितनी अलग है और क्या है? नहीं, दिस इज ऑल्सो, ये रैपिड टेस्टिंग किट ही है. ये रैपिड, बट ये मोर एक्यूरेट, सेंसिटिव और स्पेसिफिक किट है. जो चीन से रैपिड टेस्टिंग किट आई है, आपका ये कहना है कि उससे ज्यादा भरोसेमंद है? हाँ, यस, अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा भरोसेमंद है. 2 लाख टेस्ट हम बना चुके हैं अभी तक और 1 लाख हमारी इसकी बनाने की प्लांट की अभी है. 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन बनाते हैं. हमारी टीम ने बेंगलुरु में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली एक कंपनी में कोरोना के खिलाफ नए इनोवेशन का जायजा लिया. कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ये कंपनी फेस शील्ड बना रही है. ये शील्ड पहले से कंपनी में मौजूद मटेरियल से बनाई जा रही है. इससे कंपनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित कर रही है और लोगों के लिए भी फेस शील्ड का प्रोडक्शन कर रही है. फेस शील्ड को अगर मास्क के साथ प्रयोग में लाया जाए तो पूरे चेहरे की प्रोटेक्शन हो जाती है. Okay, so let me introduce you our... सिंगापुर में रहने वाले एक भारतीय इनोवेटर विनय जोशी ने एक टेली वेंटिलेटर बनाया है. ये पूरी दुनिया में ऐसा इकलौता डिवाइस है जिसके जरिए भारत के किसी भी गांव में रखे वेंटिलेटर को हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई डॉक्टर कंट्रोल कर सकता है. ये इंटरनेट वाली चिकित्सा का नया युग है. कमाल की बात यह है कि डॉक्टर और मरीज के बीच चाहे 7 समंदर पार का फासला हो, इलाज हो ही जाता है. मुश्किल वक्त में भी हौसला हारना नहीं, हिम्मत ठानना ही जरूरी है.